नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी गुजरात के कितने दिन के दौरे पर जा रहे हैं और बताएंगे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या चर्चा चल रही है। इसके साथ ही बताएंगे यूपी में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज से गुजरात का 3 दिवसीय दौरा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन हो रहे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में गरमाया सीट बंटवारे का मुद्दा। कांग्रेस और आप की बैठक आज। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। गैंगरेप केस के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिल्ली यूपी में छाया घना कोहरा। यूपी के 13 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी शेख हसीना। आम चुनाव में 300 में से 204 सीटों पर दर्ज की जीत। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 8 जनवरी से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी वैश्विक नेताओं, शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, जिसकी परिकल्पना 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी, आज समावेशी विकास और सतत विकास के लिए व्यापार सहयोग, ज्ञान साझा करने और रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। जानकारी के मुताबिक इस बार सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आपसी राय नहीं बन पा रही है, जिसके चलते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीट बंटवारे को लेकर आज बैठक है। इसमें पंजाब और दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में आप की तरफ से केजरीवाल की जगह सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट आज यानी 8 जनवरी को बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर फैसला सुनाएगा। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुवैया की पीठ मामले की सुनवाई कर चुकी है। पीठ ने 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि बिल्किस बानो ने गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बिल्किस की याचिका के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस केस में दर्ज सभी पिटीशंस पर जल्द सुनवाई की जाएगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनहरी बाग मस्जिद केस पर सुनवाई। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 24 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 172 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि मस्जिद के चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है। मस्जिद के इमाम ने 30 दिसंबर को इस प्रस्ताव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की थी। बता दें कि दिल्ली में यह मस्जिद करीब 125 वर्ग मीटर जगह में बनी है। मस्जिद एक गोल चक्कर पर है, जहां मौलाना आजाद मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, सुनहरी बाग मार्ग और रफी मार्ग मिलते हैं।
इसके साथ ही यहाँ से 100 मीटर दूर राष्ट्रपति भवन है और प्रधानमंत्री कार्यालय भी पास ही में है। अब बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक बार फिर अपने चाचा शरद पवार पर हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए शरद पवार की उम्र पर तंज कसते हुए कहा, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और बाकी लोग 75 साल की उम्र के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संन्यास ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 80 साल और अब 84 साल की उम्र पार करने के बाद भी रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि अजीत पवार ने ये बातें रविवार को ठाणे जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा में कही थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। जानकारी के मुताबिक यूपी के 33 जिलों में आज भी घना कोहरा छाएगा। वहीं एमपी से सटे 2 जिलों में मूसलाधार बारिश और 5 जिलों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यूपी के 13 जिलों में 9 जनवरी को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से यूपी में 11 जनवरी तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा तेज हवाएं और ओले भी गिरेंगे। पूरे प्रदेश में घने बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी, लेकिन ठंड कम नहीं होगी। बता दें कि रविवार को मुजफ्फरनगर लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं वाराणसी में रविवार का दिन सबसे गर्म रिकॉर्ड हुआ। यहाँ अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात करते हैं आखिरी खबर की। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। रविवार यानी 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी आवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटों पर जीत हासिल की है। जानकारी के मुताबिक इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। बता दें कि हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता है। गोपालगंज 3 सीट से उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के कैंडिडेट एम निजामुद्दीन लश्कर को 2.49 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। हसीना को 2,49,965 तो निजामुद्दीन को महज 469 वोट मिले। हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीती थी। उधर पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया ने कहा है कि 9 जनवरी से देश में सरकार विरोधी आंदोलन शुरू करने की योजना है और ये चुनाव फेक है। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।